हेलो, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो पार्ट 8 होने वाला है, रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। इसमें हम आखिरी थ्योरी जो बची है, एल्टन मेयोस थ्योरी, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, एविएशन रिलेटेड। आपको इसमें सिलेबस में क्लियरली मेंशन किया गया है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। 20% आपको मार्क्स इसको रिलेट किए गए हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे लेक्चर्स को नहीं देखे हैं, जो प्रीवियसली 7 लेक्चर्स हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं और हमारे प्लेलिस्ट पे भी आपको मौजूद मिलेंगे, तो जल्दी से जाइए, आप देखिए। हमने बेसिक से शुरुआत की है ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और जो भी क्वेश्चन पूछे आपको, आप उसे इजीली आंसर कर पाएंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो थ्योरी 4 के ऊपर डिपेंड रहेगा, जो आखिरी थ्योरी है दोस्तों, जिसका नाम है एल्टन मेयोस हैव थ्रोन एक्सपेरिमेंट्स। जी हाँ दोस्तों, एल्टन मेयोस एक वेरी फेमस जो एक एक्सपर्ट रहे हैं। ही हैज़ डन मेनी फिलोसफी एंड ही हैज़ ऑल्सो बीन ए लेक्चरर इन एथिक्स, लॉजिक एंड फिलोसफी। ओके, सो एक्चुअली हैवथ्रॉन एक्सपेरिमेंट जो है, एक कंपनी थी, इलेक्ट्रिक कंपनी हैवथ्रॉन बोल के, वहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट्स को एक्चुअली स्टार्ट किया गया था। लैटर हमारे एल्टन मेयोस साहब भी उसमें ज्वाइन होते हैं और उनके द्वारा भी कई सारे फाइंडिंग्स निकाले गए हैं। तो वन बाय वन सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। व्हाट आर द फाइंडिंग्स, सो व्हाट आर द क्रिटिसिज्म, ओके, एंड हाउ दिस स्टडी हैव बीन कंडक्टेड, किन लोगों पे इन्होंने किया है, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूं दोस्तों, कि अगर आपको कोई भी मैथ्स डाउट्स हो तो हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com। वहाँ पे जाइए और वहाँ पे अपने सेशन को बुक कर सकते हैं, जो कि रियल टाइम में आपके सारे मैथ्स डाउट सॉल्व कर दिए जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम एनसीईआरटी से लेकर यूपीएससी तक, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लगा लीजिए। ओके, तो सारे आपको एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स या फिर कोई भी चैप्टर में डाउट हो, रियल टाइम आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग के लिए भी कई सारे सेशंस अपने बनाए हैं। तो आप अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आज ही विजिट कीजिए चैनल को और अपने सेशन को बुक कर सकते हैं। तो चलिए, तो पहले इनके बारे में थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री जान लेते हैं। जॉर्ज एल्टन मेयो इनका फुल नेम है और इनका जन्म हुआ था 1880 में, एंड दे हैव ही हैज टेकन हिज लास्ट ब्रेथ इन 1949। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं दोस्तों, और इन्होंने कई सारे नॉट ओनली दिस हैवथ्रॉन एक्सपेरिमेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, इससे पहले उन्होंने कई सारे ऐसे क्लासिकल अप्रोच थीरीज को निकाले हैं विच आर रिलेटेड टू द मैनेजमेंट। और इन्होंने लॉजिक, फिलोसफी को भी पढ़ा है। एक्चुअली ही स्टडीड एडिलेड यूनिवर्सिटी एंड ही हैज बीन द लेक्चरर आल्सो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एथिक्स और फिलोसफी भी इन्होंने लेक्चरर भी बने। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हैवथ्रॉन एक्सपेरिमेंट जो स्टार्ट हुए थे, एक वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी थी शिकागो में, शिकागो आप जो भी कहें। ओके, तो ये समय 1924 से लेकर 1932 तक इस एक्सपेरिमेंट्स को कैरी आउट किया गया था। सच ए लॉन्ग पीरियड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड। तो इसके रिजल्ट्स भी इनको अच्छे ही मिले हैं। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द रिजल्ट्स। ओके, एंड इन्होंने बताया कि ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट्स विच बिगैन इन हैवथ्रॉन एक्सपेरिमेंट्स किस तरह से मायने रखते हैं ह्यूमन रिलेशंस, रादर दैन फिजिकल एनवायरनमेंट और एनी अदर फैक्टर्स। बिकॉज इन्होंने प्रूव किया है कि दिस ह्यूमन रिलेशंस मैटर मोर दैन द फिजिकल एनवायरनमेंट। सो दिस हैज चेंज एंटायर थिंकिंग ऑफ द मैनेजर। जब ये थ्योरी को इम्प्लीमेंट किया गया था, सारे मैनेजर्स की थिंकिंग ही बदल गई थी। अभी तक लोग सोच रहे थे कि हम जो अगर वर्किंग कंडीशंस अच्छा कर देंगे, राइट, उनके जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो अच्छा कर देंगे, तो विल गेट मोर प्रोडक्शन। बट इस थ्योरी की वजह से उनके सारे थिंकिंग को चेंज कर दिया गया है। तो ये जो थ्योरी थी, ये जो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, ये एक्चुअली 3 स्टेजेस में ये लोग किए थे दोस्तों। टेस्ट रूम स्टडीज कहा जाता है, उसके बाद इंटरव्यूइंग स्टडीज, और नेक्स्ट ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। वन बाय वन हम इन तीनों स्टडीज के बारे में पढ़ेंगे। टेस्ट रूम स्टडीज इन द सेंस कि कई सारे एम्प्लॉयज को एक रूम में रख दिया गया था और उसके बाद कई सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए थे। उसके बाद इंटरव्यू स्टडीज था, उसके बाद ऑब्जर्वेशनल स्टडीज था, राइट। तो लेट्स मूव ऑन, वी विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट इज नथिंग बट टेस्ट रूम स्टडीज। 1924 से लेकर 27 तक इसको जो है कैरी आउट किया गया था, यानी 3 साल तक। तो इसका मकसद यही था कि आप ये मैटर को मत देखिए, मैं जो कह रहा हूँ आप सुनिए। तो इन्होंने क्या किया, 2 ग्रुप्स को बना लिए, ठीक है। ये ग्रुप को इन्होंने एक रूम में रख दिया और दूसरी ग्रुप को दूसरे रूम में रख दिया, ठीक है, जहाँ पे प्रोडक्शन एक्टिविटीज कैरी आउट किए जाते हैं। तो एक ग्रुप को जो है ये लाइटिंग जो रहती है ना, जो फिजिकल एनवायरनमेंट हम कहते हैं लाइटिंग, उसको कांस्टेंट रखी। ओके, सो हमेशा वो कांस्टेंट लाइटिंग के अंदर ही काम करते आ रहे थे। बट सेकंड ग्रुप जो सेकंड रूम में रहती थी, उनकी जो लाइट इंटेंसिटी थी, कभी बढ़ा दिया जाता था, कभी कम कर दिया जाता था। ओके, सो समटाइम्स जो है कभी इनको लाइट बगैर भी काम करना पड़ रहा था। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कौन सा ग्रुप जो है ज़्यादा आपको इंक्रीज मिलेगा प्रोडक्शन में।
तो जब रिजल्ट्स का दिन आता है, सो दे हैव कंडक्टेड फॉर लॉन्ग पीरियड, आई थिंक 3 साल तक ये टेस्ट रूम स्टडीज चलती रही, तो रिजल्ट आता है तो इट विल बी अनएक्सपेक्टेड एंड सरप्राइजिंग, बिकॉज प्रोडक्शन आपको दोनों ग्रुप्स में भी ज़्यादा देखने को मिला है। सो इससे ये मालूम होता है कि जितने भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, जैसे लाइटिंग हो गया, साउंड हो गया, ओके, जितने भी फैक्टर्स हैं कि पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, एवरीथिंग, सो दे डू नॉट अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी। तो इस स्टडी से ये लोग ये रिजल्ट लेकर आए थे। सो जहाँ पे लाइटिंग अच्छी थी तो वेल एंड विश, वहाँ पे भी काम करे लोग। जहाँ पे लाइटिंग कम थी और जहाँ पे जो है प्रॉपर लाइटिंग नहीं थी और उनको इंटेंसिटी चेंज कर दिया जा रहा था, थोड़ा बहुत उनको सताया जा रहा था, तो देवर ऑल्सो प्रोडक्शन इज वेरी गुड। So from this test room studies, they have declared this environmental factors does not affect the productivity. Clear हो गया आपको? Next, relay assembly test room experiment. So this is also one of the important experiment जो 1927 से 2 साल तक इसको carry out किया गया था। तो इन्होंने क्या किया इस experiment में कि छोटे ग्रुप्स बना लिए दोस्तों। एक एक ग्रुप में आपको 6 फीमेल रहते हैं, जो टेलीफोन रिले असेंबलर्स इनको कहा जाता है। तो इनको क्या किया गया था, सेम इनको भी सेपरेट रूम्स में इनको रख दिया गया है, ओके। बट यहाँ पे क्या है, जैसा एनवायरमेंटल फैक्टर्स चेंज किए थे लोग पहले स्टडीज में, जैसे लाइटिंग को चेंज करना, नॉइस को चेंज करना, यहाँ पे उन सारे चीज़ों को छेड़ा नहीं गया, वो तो सेम कांस्टेंट ही रहे। जितने भी ग्रुप्स बने, ओके, और यहाँ पे सिर्फ 2 ग्रुप्स बनाए गए थे, यहाँ पे मल्टीपल नंबर ऑफ ग्रुप्स ये लोग बनाए और एक एक ग्रुप में एक एक ग्रुप को रखा गया था। बट यहाँ पे क्या किया इन्होंने, एक सुपरवाइजर को रखा, ओके। तो उनको कई सारे बेसिक नीड्स प्रोवाइड किए, जैसे सुपरवाइजर इन द सेंस नॉट एन ऑफिशियल सुपरवाइजर, फ्रेंडली इनफॉर्मल सुपरविजन करती गई इन लोगों की, और शॉर्टर वर्किंग आवर्स रहे इन लोगों को, राइट, और थोड़ा बहुत रेस्ट मिलता था, ब्रेक्स मिलते थे, राइट, एंड उनके जो वर्क्स था वो भी थोड़ा सा कम कर दिया गया था। ऑन दी होल इनके जो वर्किंग कंडीशंस है उसको इम्प्रूव कर दिए गए थे। तो इसके ये मालूम होता है कि इनका जब रिजल्ट आया तो ऑब्वियसली आउटपुट तो जब मेजर किया गया तो इंक्रीज होगा ही, ओके। सब बट इन्होंने क्या किया, कुछ दिनों के बाद जितने भी ये लोग दिए थे ना जो फेवरेबल कंडीशंस, उसको निकाल लिए। देन दे हैव ऑब्जर्व कि क्या अभी भी इसी तरह ये लोग काम कर पाएंगे। जब हमने ये सारे फैसिलिटीज दिए थे आपको, रेस्ट इन पॉज किया दिया था, इंटरवल्स आपको दिए थे, शॉर्टर वर्किंग आवर्स था आपको, ओके, इनफॉर्मल सुपरविजन होता था, कोई स्ट्रिक्ट नहीं, कोई प्रेशर नहीं, तब तो अच्छा आउटपुट आया। जब ये सारे वर्किंग कंडीशंस आप निकाल लेंगे तो क्या वही वर्किंग कंडीशन जो है वही आउटपुट आएगा। सो आप सरप्राइज हो जाएंगे, इवन दो all these facilities have been removed, the morale of workers have increased, okay, and the morale of the workers have maintained even after the removal of physical conditions, okay. So this is a important study which is carried out between the 2 years. Third study is observational studies. ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया था दोस्तों। इसमें क्या है, यहाँ पे कोई रूम वगैरह नहीं थी, ये डायरेक्टली दे वेंट टू द बैंक, एक्चुअली बैंक वायरिंग ऑपरेशन था ये, ओके। तो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस हाफ थ्रोन स्टडीज। उसके बाद इन्होंने कई सारे फाइंडिंग्स को पहचाने। तो इन्होंने क्या किया गया था, एक बैंक को जाकर विजिट करके 14 जो मेल वर्कर्स थे एक ग्रुप बना ली उनकी, ओके, और दे हैव केप्ट देयर अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर मोर देन 6 मंथ्स और फॉर पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो उनको ये टास्क दिया गया था कि जितने भी आप ग्रुप मेंबर्स हो, 14-12 जितने भी हो, तो अगर एक भी काम कम करे या फिर उसकी एफिशिएंसी कम होगी तो आपके सारे जितने भी मेंबर्स हैं उनकी सैलरी में से पैसा कटेगा। रही ना सरप्राइजिंग बात। तो वर्कर्स पे जो है वो डिसाइड किया जा रहा था ग्रुप के पर। इवन तो आप अच्छा काम कर लो, आपका ग्रुप मेंबर काम नहीं करेगा तो आपकी भी कुछ ना कुछ पैसे कटेंगे। तो इसके वजह से क्या हुआ, बेसिकली ये लोग सोच रहे थे कि हाँ भाई, जो एफिशिएंट जो काम करने वाला है वो तो ऑब्वियसली प्रेशर बनाएगा ही, जो लो एफिशिएंट पीपल है, जितने भी लो एफिशिएंट पीपल हैं जो काम नहीं कर रहे उसके ऊपर प्रेशर बनाएगा, क्योंकि अगर ये काम नहीं करेंगे तो उसकी भी तनख्वाह कटेगी, उसका भी पैसा कटेगा। तो एक्चुअल रियल अगर आप देखेंगे ग्राउंड रियलिटी, वैसा कुछ हुआ नहीं दोस्तों। सारे लोग जो है एक को एक सपोर्ट करने लगे, ओके, और क्योंकि वो एक चेन रिएक्शन फॉर्म हो गया था लोगों के बीच में, दे आर इमोशनली बाइंडेड हो गए थे, एंड हर कोई भी अपना बेस्ट दे रहा था इस ग्रुप में। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टडीज विच हैव दे कंडक्टेड, ओके, थ्रू दिस। तो उम्मीद करता हूँ आपको 3 स्टडीज समझ में आ गए होंगे। पहले तो टेस्ट रूम स्टडीज चला, एनवायरमेंटल फैक्टर्स यहाँ पे रोल प्ले किए गए थे। नेक्स्ट आपको वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव कर दिया गया था, एंड नेक्स्ट ग्रुप मेंबर्स को आप किस तरह से मोटिवेट करेंगे ये यहाँ पे सिखाया गया था। चलिए अब फाइंडिंग्स के बारे में देखते हैं। तो पहले फाइंडिंग्स ये रही कि इन्होंने कहा है कि फिजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स डू नॉट मटेरियली इन्फ्लुएंस द वर्कर्स, ओके। आप
जितने भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स चेंज कर लीजिए, जो हमने पहले स्टडीज में पढ़ा था, राइट, टेस्ट रूम स्टडीज में, तो वो वर्कर्स के प्रोडक्शन को, वर्कर्स के प्रोडक्टिविटी को, उनकी एफिशिएंसी को अफेक्ट नहीं करेंगे। बिकॉज जो मैंने पहले स्लाइड में बोला था आपको, ह्यूमन बीइंग इज नॉट ए इकोनॉमिक मैन। ओके, ऐसा नहीं कि सिर्फ मनी के लिए मोटिवेट हुआ हो, उसके साथ साथ जो है उसको सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स भी होते हैं दोस्तों। ओके, आप देख रहे होंगे कि कई सारे पैसे वाले लोग होते हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में दे लिव, बट दे लिव अलोन। दे आर इन द सर्च ऑफ सोशल नीड्स। कोई हमें साथ दे, कोई हमसे बात करे, कोई हमारे दुख सुख को बांट ले, राइट, शेयर करे हम उन लोगों के साथ, कोई हमारे साथ खेले, कोई हमारे साथ हंसे, इवन दो दे हैव लॉट ऑफ मनी बट दे डोंट हैव सोशल नीड्स। सो this human being is not a purely economic man, even though the money is need for fulfill our basic needs and some kind of extent to the luxury things also, but we are cannot entirely depend upon the money also, इन्होंने प्रूफ किया है। और उसके बाद जो सोशल रिलेशंस बताए गए हैं कि आप सुपरवाइजर, जो सेकंड एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था कि फ्रेंडली सुपरविजन हो रहा था इनके साथ, कोई स्ट्रिक्ट नहीं था। इससे क्या हो रहा था, वहाँ के जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स थे वो खुल के अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर रहे थे। ओके, जब कोई भी फ्रेंड बन जाता है किसी का, तो उसके राज भी वो बताने लग जाता है। तो इस तरह से एक सोशल रिलेशन भी एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इन एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, गुड कम्युनिकेशन बढ़ना शुरू हो चुका था। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इफेक्ट फ्रेंडली रिलेशन का। उसके साथ जो है आपको वर्कर्स के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप होगी तो गुड कम्युनिकेशन होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर आप उसे रोकेंगे भी तो करके जाएगा घर को, ठीक है। तो जब वैसा अगर आप रिश्ता बना लेंगे एक वर्कर के साथ, इफ यू आर सेइंग भाई बस कल कर देना, नहीं सर मैं करके जाऊंगा, एक कंप्लीट टास्क करके जाऊंगा, वैसा उत्साह से, इनकरेजमेंट से वो लोग काम करने लगते हैं। एक्चुअली मैंने एक प्रैक्टिकली देखा है, जब हम लोग एयरलाइंस में काम कर रहे थे तो वी यूज्ड टू वर्क विद द वर्कर्स एंड लोडर्स आपके साथ। तो उन लोगों को हम क्या करते थे, कई लोगों को हमने देखा था कि जस्ट उनसे काम काट लिया जाता है और जब वो फ्लाइट, पर्टिकुलर फ्लाइट खत्म हो जाती है तो उसको छोड़ दिया जाता है। पूछते भी नहीं है लोग क्या खा रहे हो आप, कहाँ पे हो रहे हो, बिकॉज दे आर वर्कर्स, दे आर नॉट एजुकेटेड। ओके, तो हम लोग क्या करते थे इन लोगों को, जब हमारी जो ग्रुप रहती थी, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो व्हेनेवर आई यूज्ड टू वर्क विद दिस लोडर्स एंड वर्कर्स, तो पहले मैं उनको जो है बिफोर स्टार्टिंग वर्क वी यूज्ड टू गेट ए ट्रीट फॉर देम। पहले खाना वाना खिला के, और वहीं पर्सनली जो है एक छोटी सी जो कैंटीन रही करती थी वहाँ पे, सारे वर्कर्स को खाना गिना खिला के, और जो जिसको चाहिए वो, उसके बाद हम वर्क पे जाते थे। सो वी यूज्ड टू स्टार्ट वर्क, अगर हाफ एन आवर में फ्लाइट आ रही है तो वी यूज्ड टू स्टार्ट बिफोर 1 आवर इटसेल्फ, हमारे प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाते थे। तो वर्कर्स अब यकीन नहीं मानेंगे, इवन दो आई एम सिक, जब मैं बीमार पड़ जाता हूँ या फिर मेरी तबीयत ठीक है, दे विल हैंडल एंटायर फ्लाइट। सर आप बस रेस्ट ले लीजिए, हम लोग देख लेंगे, हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे सारे बैग्स को, सारे जितने भी हैं। सो दे विल डू विच इज सच एन एनकरेजमेंट, और वेट करते रहते हैं कि फिर मेरे अंडर कब काम करेंगे वो लोग। दिस काइंड ऑफ फ्रेंडली रिलेशनशिप अगर आपने एस्टैब्लिश कर लिया ना अपने ऑर्गेनाइजेशन में, देन जॉब इज योर्स। और नेक्स्ट, सेंस ऑफ सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, रिकॉग्निशन आपको बढ़ेगा, एंड कंप्लेंट्स जो आ रहे हैं जो डिससैटिस्फैक्शन की वजह से, वो भी कम हो जाएंगे आपको। दिस आर द फ्यू फाइंडिंग्स विच इज डन थ्रू द स्टडीज। क्रिटिसिज्म्स की बात करें तो ऑब्वियसली हर एक थ्योरी में जो है क्रिटिसाइज करने वाला तो रहता ही है। इन्होंने कहा है कई सारे एक्सपर्ट्स कि आप ज़्यादातर ह्यूमन एस्पेक्ट्स को फोकस कर रहे हैं। पहले थ्योरी में हमने देखा कि ज़्यादातर आप ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रहे हैं, जब उसको ओवरकम करने के लिए ये निकाला तो ये लोग कह रहे हैं कि ह्यूमन एस्पेक्ट्स को आप ज़्यादातर दे रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, अदर फैक्टर जो है प्रोडक्शन सेल्फ सफिशिएंट उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है। ओके, नॉट ए साइंटिफिक इंक्वायरी हो रही है आपको, कि कोई साइंटिफिक रिसर्च मेथोडोलॉजी नहीं है, सिर्फ आप ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर काम कर रहे हैं, ये क्रिटिसाइज किया गया। ओके, नेक्स्ट आपको लैक ऑफ जनरल एप्लीकेशंस, ये सारे जो एप्लीकेशंस है वो हर ऑर्गेनाइजेशन में तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, सो बिकॉज देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्किंग कंडीशंस इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में आपको अलग रहता है, ओके, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, एविएशन इंडस्ट्री में आपको अलग रहता है, और कई सारे ऐसे प्रोडक्शंस हैं जो डिफरेंट, लेदर इंडस्ट्री हो गए, वहाँ पे कई सारे जो डिफरेंट एनवायरनमेंट रहते हैं, तो कई आप हर जगह तो अप्लाई नहीं कर सकते, ये भी क्रिटिसिज्म उठा है। और ज़्यादातर आपको प्रो मैनेजमेंट बयास कर रहे हैं आप, यानी डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है आपको। तो मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स, उनके गोल्स को नेग्लेक्ट करके आप ज़्यादातर जो है उनके फिलोसफिकल के ऊपर, उनके साइकोलॉजी के ऊपर, उनके सोशल नीड्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो इट्स कम्प्लीटली बयास हो रहा है, तो ये कहना है इनका। बट एनी हाउ, मुझे तो ये थ्योरी अच्छी लगी क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल भी अप्लाई किया था इस थ्योरी को। बट आपके जो व्यूज है आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर आवर एग्जामिनेशन। तो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर थ्योरी दोस्तों, हमने 4 थ्योरी सक्सेसफुली डिस्कस कर लिया है।
पहला था एफ.डब्ल्यू. टेलर, दूसरा था हेनरी फयोल्स, तीसरा एल्टन मेयो एंड आई थिंक दिस इज एल्टन मेयो, ओके। एंड उससे पहले कुछ थीरी था, वो शायद नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। सो कम्प्लीटली वी हैव 4 थीरीज डिस्कस कर लिया है, हमारे प्लेलिस्ट में भी आपको अवेलेबल है, ओके। यू कैन गो थ्रू इट एंड यू कैन स्टडी इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ, फिर मिलेंगे हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।